नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल राजस्थान परीक्षा 2020 में। दोस्तों, कल हमने संभाग और जिलों के बारे में चर्चा की थी। उसके बाद हमने राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय सीमा के बारे में चर्चा की थी। कहाँ कितनी लगती है, किस राज्य से कितनी लगती है, बहुत सारी चर्चा हम कर चुके हैं। आज हम चर्चा करेंगे भौतिक स्वरूपों के बारे में। ठीक है, तो राजस्थान के भौतिक स्वरूप के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। इसमें 1992 से लेकर 2022-23 तक जो भी एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं, सारे क्वेश्चनों को हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, रेगुलर ये क्लास आएंगी डेली के लिए, तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और दोस्तों, आपका रेस्पॉन्स अच्छा रहा था, लेकिन आपने वीडियो को शेयर नहीं किया था, तो आज आप वीडियो को अच्छे से शेयर करेंगे, जिससे कि आपके साथ और भी लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके और हमें व्यू मिले। तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो हमें भी खुशी होगी दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं भौतिक स्वरूपों के बारे में। तो फर्स्ट क्वेश्चन अपन यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन में जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, राजस्थान के जो राजस्थान को भौतिक भागों में कितने भागों में बांटा गया है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो अपन को कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया है। यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है 4 भाग। ठीक है, इसके बाद हम इसे कुछ सामान्य जानकारी है, इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे क्षेत्रफल पे दिया हुआ है कि उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश जो क्षेत्रफल कितना है उसका 61.11% है। ठीक है, उसके बाद अरावली पर्वतीय प्रदेश का कितना है, 9.1% है। पूर्वी मैदान का कितना है, 23.3% है। इसके बाद दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश का कितना है, तो 6.49% है। ये तो हो गई क्षेत्रफल की बात। इसके बाद अपन जनसंख्या की बात कर लेते हैं। तो उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में जनसंख्या कितनी है, 40%। क्षेत्रफल तो है इसका 61.11% और जनसंख्या वहाँ पे 40%। ठीक है, इसके बाद अरावलीय पर्वतीय प्रदेश, इसका क्षेत्रफल तो अपन ने बताया था 9.1% और इसका जो जनसंख्या निवास करती है वो 10% निवास करती है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद पूर्वी मैदानी प्रदेश, यहाँ पे सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। तो क्षेत्रफल तो यहाँ पे 23.3% है, लेकिन 39% यानी कि लगभग 40% के यहाँ पे जनसंख्या निवास करती है। तो घनी आबादी वाले क्षेत्र है दोस्तों। इसके बाद दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश में 11% जो जनसंख्या है निवास करती है। तो आगे हैं जिले, यानी कि जो मरुस्थलीय प्रदेश है उसमें 12 जिलों को शामिल किया जाता है। अरावली पर्वतीय प्रदेश में 13 जिलों को, मुख्यतः 7 ही आते हैं। ठीक है, पूर्वी मैदानी प्रदेश में 10 जिलों को शामिल किया जाता है और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश में 7 जिलों को शामिल किया जाता है। वर्षा की बात कर लें तो सबसे कम वर्षा कहाँ पे होती है, उत्तर पश्चिम में मरुस्थलीय प्रदेश में होती है, तो वहाँ से 10 से 40%, और अरावली में 40 से 60%, पूर्वी मैदान में 60 से 80%, और सबसे ज़्यादा वर्षा होती है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में 80 से 120 सेंटीमीटर के मध्य। ठीक है, इसके बाद अपन बात कर लेते हैं जलवायु। तो सीधी सी बात है, वहाँ पे रेत के टीले हैं तो जलवायु भी शुष्क होगी। ठीक है, वर्षा कम होती है तो शुष्क जलवायु शुष्क होगी। ठीक है, अरावली का उप आर्द्र है, पूर्वी मैदान में आर्द्र है, और सब सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पूर्वी पठार में होती है, तो अति आर्द्र यहाँ पे जलवायु होगी। ठीक है, वनों की बात कर लें तो वन यहाँ पे मरुस्थलीय प्रदेश में कांटेदार झाड़ियों वाले। ठीक है, उसके बाद अरावली प्रदेश पर्वतीय प्रदेश में उष्ण कटिबंधीय कांटेदार झाड़ियों वाले, और जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है वह मिश्रित पतझड़, और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है तो यहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है, तो सघन या सदाबहार वन भी पाए जाएंगे दोस्तों। ठीक है, मिट्टी कैसी पाई जाती है, आपको पता ही है, पश्चिमी राजस्थान में रेतीली मिट्टी है। ठीक है, अरावली प्रदेश पर्वतीय प्रदेश में काली भूरी पथरीली मिट्टी होती है, क्योंकि पर्वत है, अरावली पर्वत है, पानी के जो बरसात होती है तो पानी के बहाव के साथ कट कट के नीचे आती है, इसलिए वो काली भूरी पथरीली मिट्टी है। ठीक है, तो सबसे उपजाऊ मिट्टी जलोढ़ दोमट मिट्टी है, जो कि पूर्वी मैदान में पाई जाती है, और लाल कछारी मिट्टी कहाँ पाई जाती है, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश में, जो कपास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है दोस्तों। इसके बाद विशिष्टता क्या है, तो मरुस्थलीय प्रदेश में तो बालुका स्तूप ही होंगे, सीधी सी बात है। और अरावली पर्वतीय प्रदेश में खनिज ज़्यादा पाए जाते हैं, सर्वाधिक जो खनिज होते हैं वो अरावली पर्वतीय प्रदेश में पाए जाते हैं। और पूर्वी मैदान के क्या विशेषता है, यहाँ पे बीहड़ पाए जाते हैं। बीहड़ किसके, जो चंबल का बहाव क्षेत्र है उसमें ज़्यादातर बीहड़ पाए जाते हैं, इसलिए पूर्वी मैदान की ये विशेषता है। ठीक है, और जो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है इसका निर्माण ही लावा से हुआ है, दरारी और दुगाड़ से।
ठीक है। इसका क्रिटेशियस काल में दरारी उद्गार से हुआ है, मीसोजोइक एरा में। तो यानी कि लावा पठार इसकी विशेषता है। ठीक है, तो अभी अपन देख लेते हैं इसके आगे क्वेश्चन। तो जेल प्रेरी में आया है 2018 में ये क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन है। जैसे कि ये क्वेश्चन आप देख लीजिए यहाँ पे, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या है कि सुमेलित करना है आपको। उत्तर पश्चिमी रेगिस्तान में वर्षा कितनी होती है, तो जहां सबसे कम आ जाए वहां आप उसको लगा लेना कि उत्तर पश्चिमी रेगिस्तान में होगी, चाहे ऑप्शन कुछ भी हो। ठीक है, जैसे कि इसमें सबसे कम है 12 से 15 सेंटीमीटर, तो ये उत्तर पश्चिमी रेगिस्तान में होगा। इसके बाद पूर्वी मैदान में आपको पता है लगभग 80 सेंटीमीटर के लगभग वर्षा होती है, तो आपको दूसरा ऑप्शन इसमें सही होगा, जैसे कि 40 से 80%। उसके बाद तीसरे में मध्यवर्ती पहाड़ी प्रदेश में कितनी होगी, कहीं कहीं 90 के लगभग हो जाती है पहाड़ी प्रदेश में, जैसे कि सिरोही है वहां पर और भी ज्यादा होती है। ठीक है दोस्तों, तो अपन 20 से 90 सेंटीमीटर, यानी कि ये सभी सुमेलित है, डायरेक्ट सीधे दे रखे हैं। और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश में इसमें 75 से 80 से लेकर के और 120 तक इसमें सेंटीमीटर वर्षा होती है। तो आपको देख सकते हैं ये सभी के सभी सुमेलित हैं दोस्तों। ठीक है, इसके बाद आगे बात कर लेते हैं अपन। निम्नलिखित में से राजस्थान के में कौन सा या कौन से भौतिक विभाग अपने धरातलीय लक्षणों से सही सुमेलित हैं। ठीक है, हैं पूछा है, सुमेलित कौन से हैं वो आपको पूछा है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करना है। तो जैसा कि दिया है भौतिक विभाग, इसमें दिया है दक्षिण पूर्वी पठारी, तो दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश सैल, बिल्कुल सही बात है, सैल पाई जाती है क्योंकि लावा से निर्मित है। ठीक है, तो सही पूछ रहा है इसमें सैल। ठीक है, इसके बाद समूह आर के आर्कियन विद्यन क्रम की है, विद्यन क्रम की नहीं है वो, तो इसके लिए ये गलत होगा। ठीक है, नहीं सॉरी, सही होगा, बिल्कुल सैल से निर्मित है। ठीक है, और गोंडवाना लैंड से ही इसका उद्भव हुआ है, बिल्कुल सही बात है। भौतिक विभाग दूसरा, यानी कि पश्चिमी बालका मैदान सैल समूह राइलो क्रिटेशियस क्रम की धरातलीय लक्षण तैथिस सागर का अवशेष है। बिल्कुल आप इससे अंदाजा लगा लीजिए, ये तैथिस सागर का अवशेष है। ठीक है, क्या है अपना ये जो रेगिस्तान है वो तैथिस सागर का ही अवशेष है। इसके बाद भौतिक विभाग में अरावली सैल समूह अरावली दहली क्रम की है। धरातलीय लक्षण प्राचीनतम बलित पर्वतमाला, बिल्कुल बलित पर्वतमाला है अरावली पर्वतमाला। ठीक है, तो ये भी सही होगा। और चौथा है भौतिक विभाग उत्तर पूर्वी मैदान सैल दक्कन लावा विद्यन क्रम धरातलीय सिंधु नदी निर्मित मैदान है, बिल्कुल ये गलत है, ये सिंधु नदी निर्मित मैदान नहीं है, दक्षिण पूर्वी पठार। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आगे देख लीजिए, इसमें ये दक्षिण पूर्वी मैदान भाग मरुस्थल की किसी समय तैथिस सागर और अरावली हाड़ौती पठार गोंडवाना लैंड का ही हिस्सा था दोस्तों। ठीक है, तो ये किसका विद्यांचल क्रम का भाग नहीं है। तो अपन अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। ठीक है, ये नेक्स्ट पेज आ चुका है यहाँ पे। तो क्वेश्चन देख लीजिए, पहला फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, संरचना की दृष्टि से राजस्थान के भौतिक स्वरूप भारत के निम्नलिखित में से किस उच्चभुज का हिस्सा है। ये क्वेश्चन है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। तो ये किसका हिस्सा है, उत्तरी व्रत मैदान और प्रादीपीय पठार का हिस्सा है। ठीक है, अरावली एवं हाड़ौती का पठार भारत के प्रादीपीय पठार का हिस्सा है। मरुस्थल एवं मैदान भारत के उत्तर के विशाल का मैदान का हिस्सा है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देख लेते हैं। राजस्थान के धरातलीय स्वरूप का संबंध निम्न में से कौन सा गलत कथन पूछा है हमसे इसमें। ठीक है, धरातलीय स्वरूप में कौन सा गलत जो गलत कथन है इसमें। ठीक है, तो पहला है इसमें अरावली विश्व की प्राचीनतम बलित पर्वत श्रेणी है। ठीक है, ये तो सही है, गलत नहीं होगा, अरावली प्राचीन बलित पर्वतमाला ही है। ठीक है, इसके बाद दूसरा है उत्तर पूर्वी मैदान सिंधु नदी द्वारा निर्मित मैदान है, तो ये गलत है दोस्तों, क्योंकि ये उत्तर पूर्व मैदान सिंधु नदी द्वारा निर्मित मैदान नहीं है। ठीक है, तीसरा भी देख लेते हैं, पश्चिमी बालू का तैथिस सागर का अवशेष रूप है, बिल्कुल तैथिस सागर का अवशेष है। इसके बाद दक्षिण पूर्वी पठार गोंडवाना लैंड का विस्तार है, बिल्कुल ये भी सही है। तो इसमें गलत कौन सा होगा, 2 नंबर का। उत्तर पूर्वी जो मैदान है ना वो तैथिस सागर का अवशेष माना जाता है, सिंधु नदी का निर्मित मैदान नहीं है दोस्तों। ठीक है,
इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के भौतिक स्वरूपों के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं? सत्य कथन पूछा है इसमें से। आड़ती पठार पश्चिमोत्तर में मुख्य सीमा भ्रंश द्वारा सीमांकित है। ठीक है, तो ये अपन का इसमें गलत हो जाएगा, क्योंकि ये पश्चिमोत्तर मुख्य सीमा भ्रंश का सीमांकित नहीं है। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं, पश्चिमी रेतीली मैदान का 41.50% क्षेत्र बालका स्तूप मुक्त प्रदेश है। बिल्कुल ये सही है। इसके बाद है दूसरा, संरचना की दृष्टि से राजस्थान के भौतिक स्वरूप भारत के उत्तरी बृहद मैदान एवं प्रादीपीय पठार का हिस्सा। बिल्कुल ये भी सही है। इसके बाद अरावली वर्तमान में अपशिष्ट पर्वत के रूप में उपलब्ध है। ये भी सही है। ठीक है, पहले इसकी जो उत्पत्ति के समय इसकी ऊंचाई थी वो 2900 मीटर थी लगभग। अभी जो इसकी ऊंचाई है बस सिर्फ 900 मीटर रह गई है, तो अवशेष के रूप में ये रह गई है दोस्तों। ठीक है, व्याख्या इसकी हम यहाँ पे देख लेते हैं। महान सीमा भ्रंश हाड़ौती और अरावली के मध्य स्थित है। इसका विस्तार बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर एवं चित्तौड़गढ़ में है। यह पठारी भाग उत्तर पश्चिम में अरावली के महान सीमा भ्रंश द्वारा, दक्षिण पूर्व में मेवाड़ के मैदान द्वारा सीमांकित है। ठीक है दोस्तों, अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्यूटर अनुदेशक 2022 में ही आया ये। ठीक है दोस्तों, कौन सा है? राजस्थान की प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन किया गया है। किसने किया है? तो AM हेरॉन्स ने इसका वर्णन किया है। अपन इसकी व्याख्या देख लेते हैं। राजस्थान के भूतात्विक सर्वेक्षण की कड़ी में AM हेरॉन्स THD लाटोर से, MS कृष्णन और AL कॉल्सन, CA हैकेट, PK घोष, DN वाडिया आदि नाम उल्लेखित हैं, किंतु राजस्थान की प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन AM हेरॉन ने प्रस्तुत किया था। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अपन देख लेते हैं बाप बोल्डर युग से संबंधित है। किससे है? तो अपन देखेंगे कार्बोनिफेरस से संबंधित है ये। ठीक है, इसके बाद इसकी व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। व्याख्या बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे सीधे आ चुका है, तो अभी इसकी व्याख्या में से इसका क्वेश्चन बन सकता है। तो परमियन कार्बोनिफेरस बाप बोल्डर बेड जोधपुर जिले के बाप गांव से के आसपास का गोलाश्म संस्तर तालचीर बोल्डर बेड के समकालीन माने जाते हैं। बाप गोलाश्म संस्तर के अंतर्गत गोलाकार एवं अर्धगोलाकार रूप के गोलाश्म बटिया, गड़िया आदि बहुतायत में पाए जाते हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल प्राचीनतम है? ठीक है, सबसे प्राचीनतम कौन सा भौगोलिक अंचल है? ये 2018 में कांस्टेबल में है। ठीक है, और 2 शिफ्टों में आया है लगातार। ठीक है दोस्तों, 14 तारीख का जो पेपर था उसमें भी आया है और 15 तारीख का पेपर था उसमें भी आया है। ठीक है, इसके बाद इसका आंसर होगा, पूछा है राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल प्राचीनतम है? तो सबसे प्राचीनतम बलित पर्वत अरावली बलित पर्वतमाला है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अपन देख लेते हैं अब इसके राजस्थान के भौगोलिक प्रदेशों में सर्वप्रथम अरावलीय पर्वतमाला का, उसके बाद दक्षिण पूर्वी पठारी भाग, उसके बाद पूर्वी मैदानी भाग तथा सभी के बाद में पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश का उद्भव हुआ था। ठीक है, अरावली का तो प्री कैम्ब्रियन युग में, ठीक है, उद्भव हुआ था। उसके बाद दक्षिण पूर्वी जो पठार है उसका क्रिटेशियस युग में हुआ था, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ। और पूर्वी मैदान का प्लस्टोसिन प्रारंभिक युग में हुआ था, और थार का मरुस्थल का भी प्लस्टोसिन में हुआ था, लेकिन उत्तर युग में हुआ था। ठीक है, तो अपन अभी नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे। राजस्थान के BC मिश्रा ने कितनी भौगोलिक प्रदेशों में बांटा है? यानी कि जो वर्गीकरण BC मिश्रा ने किया था राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का, वो कितने भागों में बांटा था? 7 भागों में बांटा था। ठीक है, और 7 भागों को अपन नीचे देखने वाले हैं, आपको याद भी करने हैं कि 7 भाग। ठीक है दोस्तों, तो ये जो राजस्थान का भौगोलिक प्रदेशों को निर्धारण सबसे पहले BC मिश्रा ने राजस्थान का भूगोल जो पुस्तक थी उनकी, राजस्थान का भूगोल नाम से, उसमें किया था। ठीक है, लगभग 1967 में किया था दोस्तों ये। ठीक है, याद रखना 1967 में, और इसका प्रकाशन हुआ था 1968 में। ठीक है, जो कि नेशनल बुक ट्रस्ट के द्वारा प्रकाशन की गई थी। ठीक है, अभी आगे चलते हैं। तो अपन 7 भौतिक प्रदेशों को देख लेते हैं। एक तो है पश्चिमी शुष्क प्रदेश,
दूसरा अर्ध शुष्क प्रदेश, तीसरा है नहरी प्रदेश जो कि गंगानगर हनुमानगढ़ है, अरावली प्रदेश, ठीक है। इसके बाद पूर्वी कृषि औद्योगिक क्षेत्र जिसमें अपन में भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर आते हैं। दक्षिण पूर्वी कृषि प्रदेश, इसमें कोटा बूंदी बारां के लगभग का हिस्सा आता है, और चंबल बीहड़ क्षेत्र, ठीक है, इसमें चंबल नदी का बेसिन आता है, ठीक है। ये 7 भागों में किसने बांटा था? बीसी मिश्रा ने। कब बांटा था? 1967 में। किताब कौन सी थी? राजस्थान का भूगोल, ठीक है। कितने भागों में बांटा था? 7 भागों में। इसके बाद अपन देख लेते हैं राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के संबंध में दिए गए निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए और नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए, ठीक है। तो पहला उत्तर आपका दे रखा है ऑप्शन, राज्य के 61.11% भू क्षेत्र में पश्चिमी रेतीले मैदान है। बिल्कुल, ये तो सही बात है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। इसमें राज्य के 9.60% भूभाग में अरावली पर्वतीय प्रदेश का विस्तार है, ठीक है दोस्तों। मैंने पहले आपको बताया था 9.60 में नहीं है अरावली पर्वतीय प्रदेश, ठीक है दोस्तों, जो ये कि 9.3% के लगभग है, ठीक है। इसके बाद राज्य के 23.03% भूभाग में पूर्वी मैदान है, ठीक है। ये भी 0.3 नहीं है ये कि, जबकि 23.30% भाग में है, ठीक है दोस्तों। और राज्य के 6.37% भूभाग में दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश है। ये 6.37 नहीं है दोस्तों, 6.89% है, ठीक है। तो आप इसको याद कर लीजिए। आगे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं, RS 1999 में आया है ये। राजस्थान में कौन सा युग में सही है? प्रतिशत मरुस्थल क्षेत्र और प्रतिशत जनसंख्या, ठीक है। तो 60% में 40% जनसंख्या निवास करती है, बिल्कुल लगभग सही है। जैसा कि उसमें जो प्रदेश में अपन ने बताया था पहले कि पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश का 61.11% है, वहाँ पे 40% जनसंख्या निवास करती है। तो 61 पॉइंट नहीं दे रखा है तो 60 दे रखा है, तो लगभग ये सही बात है दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। आप इसकी व्याख्या देख सकते हैं। उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश निर्माण काल तो टर्सियन काल या प्लेस्टोसिन काल में हुआ था। किसका? उत्तर पश्चिमी यानी कि मरुस्थल का विस्तार, ठीक है। उद्भव विस्तार की लंबाई कितनी है इसकी? 640 किलोमीटर है, चौड़ाई 300 किलोमीटर है, और औसतन ऊंचाई इसकी 200 से 300 मीटर है, ठीक है, समुद्र तल से। और इसमें राजस्थान के क्षेत्रफल का लगभग कितना है? 61.11% है। जैसे आप ऑप्शन में अभी इसमें 60% दे रखा था तो 60% भी अपन मान लेंगे, लेकिन एग्जैक्ट अपन के क्वेश्चन में दे रखा है तो 61.11% ही अपन मानेंगे, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन पे भी डिपेंड करती है कि हमें कौन सा ऑप्शन लगाना है, इसलिए ऑप्शन को जरूर देखना है कि ऑप्शन किस प्रकार के दे रखे हैं। कभी कभी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देता है एग्जामिनर। तो आगे देखते हैं, जिसमें लगभग 40% जनसंख्या निवास करती है, यह मैंने आपको बता ही दिया। और इस प्रदेश का पश्चिमी भाग थार का रेगिस्तान या पूर्वी भाग मारवाड़ कहलाता है, बिल्कुल सही है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, ये रहा। इसमें लिखा है राजस्थान का मरुस्थल किस नाम से जाना जाता है? तो थार के मरुस्थल से जाना जाता है। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, राजस्थान में थार के मरुस्थल से प्रभावित क्षेत्र और उसकी जनसंख्या का प्रतिशत बताइए। तो अभी इसमें 60 नहीं दे रखा है, इसमें 61 दे रखा है, तो 61 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 सही है, ठीक है। इसके बाद राजस्थान का लगभग कितने प्रतिशत भूभाग मरुस्थल से घिरा हुआ है? तो ये तो बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। इसमें ऑप्शन में कभी 60% दे देगा, कभी 61%, कभी 61.11% दे देगा, या थोड़े ऊपर नीचे करके भी दे दे। लेकिन ऑप्शन आपके ऐसे आएंगे कि आप अगर याद है आपको तो आप पहचान लोगे। 61.11% एग्जैक्ट वैल्यू है, ठीक है। इसके रिलेटेड थोड़ी ऊपर नीचे आएगी तो आप उसको ऑप्शन करेंगे, अगर 61.11% ऑप्शन में नहीं है तो, ठीक है दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं अपन। अरावली श्रृंखला के पश्चिमी व उत्तरी पश्चिम में स्थित 12 जिलों में राज्य के कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो वही बात है, 40% जनसंख्या निवास करे। सीधी सी बात है, मरुस्थल की वही पूछी है इसमें कि मरुस्थल के पश्चिमी मरुस्थलीय भाग में कितनी जनसंख्या निवास करती है। उत्तर पश्चिम का 12 जिले हैं जो उसी में आते हैं मरुस्थलीय प्रदेश में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देख लेते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? राजस्थान में कौन सा एक भौतिक विभाजन सर्वाधिक क्षेत्र वाला है? तो आपको ये पता ही है बिल्कुल कौन सा है, ठीक है, कौन सा है।
इसमें होगा उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, क्योंकि 61.11% पर विस्तृत है, तो ये सबसे ज्यादा बड़ा भौतिक प्रदेश है। ठीक है, अपन चलते हैं अभी नेक्स्ट पेज पर। ठीक है, 22 नंबर पेज यहाँ पे हो चुका है, अपन चले अभी 23 नंबर पे। ठीक है, यहाँ पे 23 नंबर पर अपन आ चुके हैं। तो देख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर पहला है इसमें, राजस्थान में मरुस्थल का विस्तार दिशा में हो रहा है, किस दिशा में? आपको पता है ये पश्चिम से पूरब है, क्योंकि जो ये अन्य देशों से अपने भारत में आ रहा है, तो राजस्थान में बिल्कुल अरावली के पास आकर बिल्कुल खत्म हो जाता है, तो विस्तार भी इसका पूर्व दिशा में होगा, पश्चिम से पूर्व दिशा में। थार का मरुस्थल का विस्तार किन राज्यों तक है? तो आपको पता है किन राज्यों में राज्य पूछे हैं, तो राजस्थान में है, पंजाब में है, गुजरात में है और हरियाणा में है। ठीक है, थार के मरुस्थल का विस्तार भारत में 85% जो विस्तार है वो किस में है? भारत में है। ठीक है, उसमें से पाकिस्तान में बाकी की 5% है वो पाकिस्तान, 15% है वो पाकिस्तान में है। इसका विस्तार भारत में राजस्थान में सबसे ज्यादा है, लगभग कितना है? 12%। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है दोस्तों, ऐसे भी पूछ लेते हैं कि राजस्थान में थार के मरुस्थल का विस्तार कितना है, प्रतिशत में पूछ सकता है। ठीक है, तो 62%। हरियाणा, गुजरात, पंजाब, बाकी के 3 स्टेट में और है। ठीक है, थार का मरुस्थल उत्तर पश्चिम में 640 किलोमीटर लंबा है, और ये 300 किलोमीटर चौड़ा रेतीला मरुस्थल है। ठीक है, जो अपने इंडिया में है। ठीक है, इसके बाद इसका कुल क्षेत्रफल की बात करें तो 1,75,000 वर्ग किलोमीटर किसके अनुसार है? हरिमोहन सक्सेना ने जो पुस्तक लिखी थी राजस्थान का भूगोल, उसमें इन्होंने ये आंकड़े पेश किए थे। ठीक है, यह सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, दुनिया का एकमात्र मरुस्थल है जहां पर जैव विविधता पाई जाती है, और किसी भी मरुस्थल में जैव विविधता नहीं पाई जाती है। अतः इस क्षेत्र को रुक्ष क्षेत्र भी कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है, किस लिए कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे जैव विविधता पाई जाती है। अगर क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि थार के मरुस्थल को रुक्ष प्रदेश क्यों कहा जाता है, या थार के मरुस्थल को अन्य नाम क्या है? तो रुक्ष प्रदेश या रुक्ष क्षेत्र। ठीक है, इसके बाद थार के रेगिस्तान में एकाएक वर्षा होने से बालका स्तूपों के मध्य निचली भूमि के गर्त जल से भर जाते हैं। अगर जैसे अचानक वर्षा होती है तो जो गड्ढे होते हैं ना, वो गड्ढे पानी से भर जाते हैं। ठीक है, उन्हें कहते हैं हम महरों। ठीक है, और मरुस्थलीय क्षेत्र में जहाँ जल बेसिन पाए जाते हैं उनके चारों ओर हरियाली विकसित हो जाती है, उसे हम नखलिस्तान भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अपन आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना है? क्षेत्रफल आपने बताया मरुस्थल का कितना है? 1,75,000 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। इसके बाद राजस्थान का परिगणित मरुस्थलीय क्षेत्र लगभग कितना है? ठीक है, तो इसमें कितना है? अब 1,75,000 इसमें ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, तो 1,00,000 से ऊपर या नीचे जो भी होगा, नीचे तो कोई है नहीं, तो ऊपर है। तो ऊपर कौन सा? 1,79,250.67 किलोमीटर। अब देख लीजिए दोस्तों, आप एक ही आंकड़े को रट के नहीं जाना है। अगर एक ही आंकड़ा रट लिया तो आप देखोगे कि ऑप्शन में, वो तो ऑप्शन में है ही नहीं। तो अपन क्या करें, तो उसके ऊपर नीचे एग्जैक्ट वैल्यू देख सकते हैं आप। ठीक है, ऑप्शन से अंदाजा लगा सकते हैं कि पहले तो 1,75,000 है, तो 1,00,000 इसी एक ऑप्शन में ही है, बाकी के सब में 2,00,000 से ऊपर है, एक में 3,00,000 है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राजस्थान के भूभाग का क्षेत्रफल का कितना भाग रेगिस्तान में है, कितना भाग है? ठीक है, तो इसका लगभग 2/3 भाग किसमें है? राजस्थान में, जो कि कितना परसेंट है? 62%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देख लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिए इसको, भारत में थार का मरुस्थल का कितना प्रतिशत भाग राजस्थान में विद्यमान है? तो अपन ने बताया था 62%, लेकिन 62 इसमें ऑप्शन में नहीं है, तो 62 के लगभग कौन सा होगा? 60%। ठीक है दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, भू जलवायु प्रमाणों के आधार पर आज से लगभग कितने वर्ष पूर्व राजस्थान में मरुस्थल का अस्तित्व नहीं था? ठीक है, तो कितने? लगभग 7,000 वर्ष पूर्व। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से थार मरुस्थल के किस भाग की समुद्र तल से सबसे कम ऊंचाई है? किस भाग की सबसे कम है? तो दक्षिणी भाग की। ठीक है, दक्षिणी भाग की समुद्र तल से सबसे कम ऊंचाई है, जो कि एक एग्जाम वेटनरी के में एग्जाम में आया था 2020 में। ठीक है दोस्तों, इसकी समुद्र तल से ऊंचाई, सामान्य ऊंचाई 200 मीटर है दक्षिण में, और 300 मीटर उत्तरी भाग में है। तो इसमें आपने से दक्षिण की पूछी है, तो दक्षिण में 200 मीटर हो गई थार के मरुस्थल की।
ठीक है। राजस्थान के कितने जिलों में थार का रेगिस्तान फैला हुआ है? ये क्वेश्चन तो आपको पता ही है बहुत अच्छी तरह। लगभग 12 जिलों में ये फैला हुआ है। ठीक है। वन रक्षक में आया है 2013 में, और एलडीसी में आया 2018 में। इसके बाद इसकी व्याख्या देख लेते हैं। राष्ट्रीय कृषि आयोग ने राज्य के 12 जिले जिले कौन कौन से, ऊपर से ही लगा लेते हैं। गंगानगर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, बीकानेर, नागौर, सीकर, झुंझुनू, चूरू, सीकर, झुंझुनू, शेखावाटी प्रदेश है जो कि, ठीक है। उसके बाद जालौर, पाली, बाड़मेर, जोधपुर, ये 12 जिले इसमें आते हैं दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन यहाँ पे देख लेते हैं। राजस्थान के मरुस्थल के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही है? सही कथन पूछा है इसमें। ये अभी कांस्टेबल 2022 में आया हुआ है। ठीक है। तो राजस्थान के रेगिस्तान में जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और जोधपुर जिले शामिल हैं। ठीक है। तो बिल्कुल ये बात सही है इसमें। तो इसमें सही पूछा है तो यही सही हो जाएंगे, बाकी की ऑप्शन गलत हो जाएंगे। किसी ना किसी में माइनॉरिटी थोड़ी थोड़ी सी गलतियां कमी कर रखी हैं दोस्तों। ठीक है। तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के मरुस्थल में वर्षा का अभाव रहता है। ठीक है। यानी कि सही कथन का चयन करना है इसमें अपन को। तो सही कथन इसमें कौन सा होगा? राजस्थान के मरुस्थल में वर्षा का अभाव रहता है। बिल्कुल ये तो सही है, आपको भी पता है मरुस्थल में वर्षा बहुत कम होती है। इसके बाद दूसरा है, राजस्थान के रेगिस्तान को थार का मरुस्थल कहा जाता है। बिल्कुल ये भी सही है। थार का मरुस्थल राजस्थान के बीकानेर जिले से अजमेर और कोटा तक विस्तृत है। बिल्कुल ये गलत है। ठीक है। ये अजमेर और कोटा तक विस्तृत है ही नहीं दोस्तों। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 और 2 सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे देख लेते हैं। गतिशील रेत के जो टीले को राजस्थान की स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? धरियन। ठीक है। धरियन कहा जाता है गतिशील रेत के टीलों को। पश्चिमी राजस्थान में सूक्ष्म मरुस्थल को बालू रेत के टीले, धोरे या धरियन कहा को अधिक फैलाव के कारण थली कहा जाता है। थली भी कहते हैं। ठीक है। किसको? अधिक फैलाव के कारण। वैसे इसे टीले कहते हैं, धोरे कहते हैं, धरियन कहते हैं। ठीक है। इसके बाद वायु द्वारा लाई गई समस्त बालुका का भार शीर्ष के छोर पर वायु की मंद गति पड़ने के कारण छोड़ दिया जाता है, तथा इसकी दोनों भुजाओं के बीच वायु की रगड़ से गर्त बन जाता है, जिसे स्थानीय भाषा में ढांड कहते हैं। ठीक है। तो अपन यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि वन रक्षक 2013 में आया था। राजस्थान स्थित थार का मरुस्थल किसका अवशेष है? तो थार का मरुस्थल टेथिस सागर का अवशेष है। ठीक है। इसके बाद इसमें कुछ व्याख्या है, व्याख्या पढ़ लेते हैं। थार का रेगिस्तान एवं पूर्वी मैदान भाग किस समय टेथिस सागर का अवशेष था, मतलब उसका भाग था, अभी अवशेष के रूप में बचा है। टेथिस सागर के अवशेष के रूप में राजस्थान में आज भी साबर, डेडवाना, पचपदरा जो खारे पानी की झीलें हैं, ठीक है, वो अभी भी किसका अवशेष मानी जाती हैं? थार जो टेथिस सागर का। ठीक है। तो पिलाया झीलें स्थित हैं जो कि रेगिस्तान में ज़्यादा पाई जाती हैं। उसके बाद आकल गांव जैसलमेर में जीवाश्म का प्रमाण भी इसी को इंगित करता है, किसको? कि यहाँ पे टेथिस सागर का अवशेष है ये। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। पिलाया झीलें राजस्थान में किस भौगोलिक अंचल का में मिलती हैं? तो किस में मिलती हैं? थार के मरुस्थल में मिल जाती हैं। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा यहाँ पे। आगे बढ़ लेते हैं। गौड़वाड़ प्रदेश राजस्थान के किस बृहद भू आकृतिक विभाग का भाग है? तो किसका है गौड़वाना भाग? किसका है? पश्चिमी शुष्क प्रदेश का ही भाग है। ठीक है। लूनी बेसिन में आता है। ठीक है। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता थार के मरुस्थल से संबंधित नहीं है? नहीं पूछा है इसमें। तो यहाँ शुष्क एवं अर्ध शुष्क जलवायु, बिल्कुल ये भी सही है। ये रेतीली मिट्टी पाई जाती है, ये भी सही है। सदाबहार वन यहाँ पर नहीं पाए जाते। सदाबहार कहाँ पाए जाते हैं? दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश में, जहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है वहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों। तो जैसा कि व्याख्या में दे भी रखा है, यहाँ पे देख लीजिए। सदाबहार वन दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश में पाए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पश्चिमी रेगिस्तान में वनस्पति बहुत कम है, कारण थार मरुस्थल में वर्षा कम होती है। बिल्कुल कारण और कथन दोनों ही सही हैं। ठीक है। दोनों ही सही हैं। अंतरिक्ष मेहमानों की पसंदीदा जगह जहां एक दशक में 9 उल्कापिंड गिरे, तो बिल्कुल रेगिस्तान। रेगिस्तान की अपन बात कर रहे हैं इस क्वेश्चन में, थार का रेगिस्तान। ठीक है।
पिछले एक दशक के सर्वाधिक उल्कापिंड थार के रेगिस्तान में गिरे। पाकिस्तान में थार के मरुस्थल को चेलिस्तान कहा जाता है और थार के मरुस्थल विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला राजस्थान मरुस्थल है। ठीक है, आपको भी पता है कि किसी भी मरुस्थल में ज़्यादातर लोग रहते ही नहीं है, लेकिन आपने जो राजस्थान में ही 61% भाग है, उसमें ही 40% जनसंख्या निवास करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, पश्चिमी राजस्थान के रेतीले मैदान का कितने प्रतिशत क्षेत्र बाल का स्तूप मुक्त क्षेत्र है? तो कितना है? 41.5%। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें दे रखा है, क्या दे रखा है? बाल का स्तूप मुक्त प्रदेश। ठीक है, क्षेत्रफल में बात करें तो 85,660 किलोमीटर के लगभग, लेकिन आपको ज़्यादातर ये किस में पूछा जाता है प्रतिशत में? तो 41.50% है। ठीक है, ये अपन को याद रखने वाली बात है, बाकी का आप इसमें देख लीजिएगा और भी आगे देखना है तो। ठीक है, बाकी यही क्वेश्चन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसमें बस, कि राजस्थान के पश्चिमी रेतीले मैदान के क्षेत्रों में बालू का स्तूप पाए जाते हैं कि तो कितने भाग पर पाए जाते हैं? 60% भाग पर पाए जाते हैं और लगभग 41.50% भाग पे नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देख लेते हैं, थार के मरुस्थल में पाए जाने वाले अर्धचंद्राकार रेत के टीले को क्या कहा जाता है? ये क्वेश्चन तो हर बार है, फेवरेट है सर, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। आप देख सकते हैं इसमें राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2008 में, कनिष्ठ अनुदेशक सीधी भर्ती 2019 में और जेईएन डिप्लोमा में 2022 में भी आया है। ठीक है, लगातार ये क्वेश्चन आता है, तो इसको क्या कहते हैं अपन? इसको अर्धचंद्राकार रेत के टीलों को बर्फखान कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ठीक है, बरकान या बरछान, ठीक है, या अर्धचंद्र का बालू का स्तूप। ठीक है, 20 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा पश्चिमी क्षेत्र में 10 से 20 मीटर ऊंचाई एवं 100 से 200 मीटर तक चौड़ाई तक फैले होते हैं। मरुस्थली में सर्वाधिक योगदान बरखान बालुका स्तूपों का होता है, क्योंकि ये सर्वाधिक गतिशील होते हैं। यानी कि अगर क्वेश्चन ये भी आ जाए कि मरुस्थल का सर्वाधिक विस्तार का उत्तरदायी कौन होता है, तो यही उत्तरदायी होते हैं कौन? बरखान। भालेरी, चूरू, जैसलमेर, सीकर, सूरतगढ़, लोलकरसर, करडी माता, बाड़मेर, ओसिया और जोधपुर में मिलते हैं। ये बाल का स्तूप मंद पवनामुखी ढाल एवं तीव्र पवनामुखी ढाल वाला होता है। ठीक है, इसकी व्याख्या अपन ने यहाँ पे देख ली है। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित से कौन सा बालू का स्तूप मंद पवनामुखी ढाल व तीव्र पवनामुखी ढाल का होता है? तो अभी पढ़ा है अपन ने, बरखान। ठीक है, बरछान है, तो बरछान क्या है? अभी पढ़ा हमने। विशेष आकृति के बालू टील, बिल्कुल यही ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद पढ़ लेते हैं, बरखान या बरछान स्थलाकृति किस भौतिक भौतिक विभाग से संबंध रखता है? तो मरुस्थल से रखता है। ठीक है, ये उसी के क्वेश्चन है, लेकिन घुमा फिरा के आए हुए हैं दोस्तों। ये 2020 में आया, किसमें? जेईएन में। इसके बाद बरखान बालू का स्तूप प्रधान राजस्थान के कौन से क्षेत्रों में पाए जाते हैं? अगर वर्षा के आधार पर पूछा है तो सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? मरुस्थल में। मरुस्थल में पश्चिमी भाग में, और ये पश्चिमी भाग में पाए जाते हैं, तो 20 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में ये पाए जाते हैं, पश्चिमी क्षेत्र में। ठीक है, इसके बाद सीप है एक। सीप क्या चीज़ है ये पूछा है इसमें, तो ये क्या है? अनुदैर्ध्य बालिका स्तूप। ठीक है, सीप क्या है? अनुदैर्ध्य बालिका स्तूप। ये 2022 में जेईएनके में आया और पीटीआई में आया 2015 में। ठीक है, तो इससे रिलेटेड, बरखान से रिलेटेड तो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। बरखान आपको रट लेना है, इसकी व्याख्या दोबारा आपको मैं बता रहा हूँ बरखान की। जैसा कि देख सकते हैं, बरखान के निर्माण में जब पवन की दिशा में परिवर्तित होता है तो बरखान की भुजा आगे की ओर बढ़ जाती है, जिसे हम सीप कहते हैं। इसे तो सीप कहते हैं। और बरखान क्या होता है? बरखान जो 20 सेंटीमीटर वर्षा होती है, 20 सेंटीमीटर से कम जो वर्षा होती है, ठीक है, उससे जो रेत के टीलों से जो पवन से जो टीले बनते हैं अर्धचंद्राकार, उन्हें हम क्या कहते हैं? बरखान कहते हैं। ठीक है, बरखान बहुत बार पूछा गया, आपको इसको बिल्कुल याद कर लेना है और इसे भूलना नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं अपन। राजस्थान के थार मरुस्थल में द्वैशवती नदी घाटी में किस प्रकार के बालू के स्तूप चिन्ह होते हैं? तो किसके होते हैं? रेखीय एवं पवनावर्ती बालू का स्तूप होते हैं। ठीक है, अपन अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट पेज यहाँ पे देख लेते हैं, 25 नंबर का पेज यहाँ पे हो गया है। तो लगभग आज हम 30 पेज तक कवर करेंगे दोस्तों।
26 नंबर का अपन देख लेते हैं, व्याख्या देख लेते हैं। अनुदैर्ध्य पवनावर्ती रेखीय बालुका स्तूप, इनका विस्तार जैसलमेर के दक्षिण पश्चिम, जोधपुर और बाड़मेर जिलों में पाया जाता है। और इन रेखीय बालुका स्तूपों की ऊंचाई 10 मीटर से 60 मीटर तक पाई जाती है। पवनावर्ती स्तूप बालुका की दिशा के समांतर बनने वाले स्तूप होते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन देख लेते हैं इनके अपन। क्वेश्चन में क्या है, पहला क्वेश्चन है जैसलमेर के किस प्रकार के बालुका स्तूप पाए जाते हैं। किस प्रकार के पाए जाते हैं, अनुदैर्ध्य प्रकार के पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन वीडियो में आया, मेंस में वीडियो के फर्स्ट में ही आया दोस्तों। कौन सा है, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा एक बालुका स्तूप का प्रकार नहीं है। तो क्या नहीं है, थली एक बालुका स्तूप का प्रकार नहीं है। ठीक है, तो बालुका स्तूप युक्त मरुस्थलीय प्रदेश, अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में बहुत इंपॉर्टेंट व्याख्या दे रखी है, जैसे कि सर्वाधिक बालुका स्तूप कहाँ पाए जाते हैं, जैसलमेर में। इसके बाद सभी प्रकार के बालुका स्तूप पूछ ले कि कहाँ पाए जाते हैं, तो जोधपुर में पाए जाते हैं। इसके बाद बरखान की पूछ ले कि बरखान अर्धचंद्र का बालुका स्तूप, अनुदैर्ध्य पवनावर्ती रेखीय बालुका स्तूप, पैराबोलिक बालुका स्तूप, ये स्तूपों के प्रकार है। ठीक है, सीप बालुका स्तूप, अनुप्रस्थ बालुका स्तूप, तो इनकी ऊंचाई तो कितनी होती है, 10 से 40 मीटर, और स्तूप के मध्य की दूरी कितनी होती है, 500 से 1000 मीटर। और ये पवन की दिशा के समकोण पर बनने वाले स्तूप होते हैं, समकोण पर बनते हैं। ठीक है, और ये बीकानेर, हनुमानगढ़ के रावतसर, गंगानगर के सूरतगढ़, चूरू और झुंझुनू जिलों में मिलते हैं। ठीक है, अब ताराबोलिक बालुका स्तूप के बारे में हम देख लेते हैं। ये क्या होता है, ये होता है कि जो हम्बादा के चारों ओर पाए जाने वाला बालुका स्तूप तारानुमा बालुका स्तूप कहा जाता है। ठीक है, ये तारा बालुका स्तूप जैसलमेर के मोहनगढ़, पोखरण क्षेत्र व गंगानगर में, सूरतगढ़ में मिलता है। अब दोस्तों हम्बादा क्या होता है आगे आएगा वैसे, पर मैं यहाँ पे बता देता हूँ। हम्बादा एक पथरीला जो पठारी या पथरीला जो जगह होती है, उसके चारों तरफ जो मिट्टी जम जाती है ना, उसे ही हम्बादा कहते हैं। ठीक है, पथरीला जो पठार के कह सकते हैं आप एक तरह से, उसी को अपन क्या कहते हैं, अपन कहते हैं, सॉरी यहाँ पे हम्बादा कहते हैं। ठीक है, हम्बादा की परिभाषा आगे आएगी, अपन देख लेंगे। राजस्थान के किस क्षेत्र में अनुप्रस्थ बालुका स्तूप मिलते हैं कहाँ पे मिलते हैं, बीकानेर में पुंगल के चारों ओर मिलते हैं। ठीक है, ये सेकंड ग्रेड में आया लाइब्रेरियन के में। ठीक है, इसके बाद अनुप्रस्थ बालुका टीले राजस्थान के किन जिलों में मिलते हैं, तो बीकानेर, गंगानगर में। और बालुका स्तूपों का प्रकार नहीं है, तो अपन ने पढ़ लिया पहले, इंसेलबर्ग कोई भी प्रकार नहीं है। ठीक है, इंसेलबर्ग ग्रेनाइट निर्मित आबू पर्वत खंड है। ठीक है, ये किसका प्रकार नहीं है, बालुका स्तूपों का प्रकार नहीं है। इसके बाद थार मरुस्थल की स्थलाकृति किस प्रकार के बालुका स्तूप पर पटी हुई है, तो किस प्रकार के, सबसे ज्यादा पैराबोलिक। ठीक है, पैराबोलिक प्रकार के बालुका स्तूप से पटी हुई है। इसके बाद अपन देख लेते हैं राजस्थान के विपरीत या हेयरपिन जैसा बालुका स्तूप को पैराबोलिक बालुका स्तूप कहते हैं। इस प्रकार के बालुका स्तूप बीकानेर में सर्वाधिक पाए जाते हैं। पैराबोलिक कहाँ पे पाए जाते हैं, बीकानेर में। आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं, थारमलोस्थल के संदर्भ में पैराबोलिक क्या है। पैराबोलिक आपको पता है क्या है, ठीक है, बालुका स्तूप है, बिल्कुल सीधी सी बात है। और राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थल में सबसे प्रमुख बालुका स्तूप कौन सा है, तो पैराबोलिक, ये सबसे अधिक पाया जाता है, इसलिए पैराबोलिक। निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा क्षेत्र बालुका स्तूप मुक्त है, यानी कि जहाँ बालुका स्तूप नहीं पाए जाते, तो फलौदी में और पोखरण में बालुका स्तूप नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, अपन इसके साथ नया नेक्स्ट पेज देख लेते हैं। 27 नंबर का पेज यहाँ पे है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे, सॉरी ये वापस आ, तो चलिए अपन अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, राजस्थान में ड्यून मुक्त ट्रैक्ट पाया जाता है, कहाँ पे पाया जाता है, ऑप्शन नंबर 4 इसमें सही होगा, बीकानेर, जैसलमेर, फलौदी और पोखरण। ठीक है, ये JEN में 2022 में आया है। लाठी सीरीज क्या है, लाठी सीरीज भूमिगत जलपट्टी है। ठीक है, इसके बाद लाठी सीरीज क्षेत्र जैसलमेर के पोखरण और से लेकर मोहनगढ़ तक पाकिस्तानी सीमा के सहारे एक भूगर्भीय जल की चौड़ी पट्टी है, जिसे हम लाठी सीरीज कहा जाता है। और इस लाठी सीरीज में क्या है, चांदन नलकूप है, जिसे हम थार का गढ़ा कहते हैं।
ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जिस जिले में राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान नेशनल बोर्ड फॉसिल पार्क कहाँ पे है? जैसलमेर में है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसमें 2 सही होगा, ये RS 1999 में आया है। ठीक है, तो आगे इसकी और अपन देख लेते हैं व्याख्या। आकल गांव जैसलमेर के 17 किलोमीटर दूर जैसलमेर बाड़मेर मार्ग पर स्थित इस क्षेत्र में जीवाश्म पार्क बनाया गया है। यहाँ 21 हेक्टेयर क्षेत्र में 18 करोड़ वर्ष पूर्व के सागरीय जीवाश्म पाए गए हैं। आकल बोर्ड फॉसिल पार्क का समय जुरासिक काल का है। ये विश्व में प्राचीनतम लकड़ी के अवशेष मिले हैं। ठीक है, ये इसकी व्याख्या है। इसके बाद आकल जैसलमेर जिससे संबंधित है, किससे संबंधित है? ये संबंध है काष्ठ जीवन उद्यान से। ठीक है, किससे संबंधित? काष्ठ जीवन उद्यान से। राजस्थान के आकल काष्ठ जीवाश्म उद्यान किस स्थान पर स्थित है? तो ये किस स्थान पर स्थित है? आकल गांव में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में थार मरुस्थल के भाग हैं, कौन से भाग है? गोंडवाना प्रदेश है, शेखावाटी प्रदेश है, बनास का मैदान है, या घग्गर का मैदान है? तो कौन से भाग हैं इसमें? ये बनास का मैदान को छोड़कर बाकी तीनों भाग आ जाएंगे। घग्गर में तो आ जाते हैं तुम्हारे गंगानगर हनुमानगढ़, शेखावाटी में आते हैं चूरू सीकर झुंझुनू। ठीक है, और गोंडवाना प्रदेश में आपका ये जोधपुर साइड के पास वाला बाड़मेर के पास वाला क्षेत्र आ जाता है दोस्तों। ठीक है, इसके बाद इसमें अपन देख लेते हैं इसमें घग्गर क्षेत्र मैंने आपको बताया गंगानगर हनुमानगढ़। ठीक है, इसके बाद नागौरी उच्च भूमि, नागौरी उच्च भूमि नागौर जिले में विस्तृत है और शेखावाटी क्षेत्र में। ठीक है, शेखावाटी क्षेत्र में अपन यहाँ पे देख सकते हैं आंतरिक जल प्रभाग का मैदान है शेखावाटी क्षेत्र में, जो कि चूरू सीकर झुंझुनू इसमें आदि जिलों में विस्तृत है। ठीक है, लूनी बेसन, लूनी बेसन को अपन कहते हैं गोंडवाना प्रदेश। ठीक है, पश्चिमी मरुस्थल के इस प्रदेश में लूनी और उसकी सहायक नदियां बहती है। पाली, सिरोही, जोधपुर, जालौर वाला जो क्षेत्र है मैंने अभी आपको बताया था वो इसमें आता है। और लून नदी का पानी बालोतरा तक पहाड़ी हवा तंत्र के कारण मीठा, तत्पश्चात क्या हो जाता है? खारा हो जाता है। तो इसलिए इस नदी को क्या कहते हैं अपन? आदि खारी, आदि मीठी नदी भी कहा जाता है। ठीक है सॉरी दोस्तों। इसके बाद अपन नेक्स्ट पेज यहाँ पे देख लेते हैं। नेक्स्ट पेज में घग्गर का मैदान स्थित है। तो घग्गर का मैदान कहाँ पे? अभी मैंने बताया था सबसे ऊपर है घग्गर का मैदान। कहाँ पे? यह है गंगानगर हनुमानगढ़ में। ठीक है, गंगानगर हनुमानगढ़ में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से अपने आंतरिक प्रवाह के लिए जाना जाता है? तो आंतरिक प्रवाह क्या जाना जाता है? शेखावाटी क्षेत्र। ठीक है, तो लूनी बेसिन राजस्थान के किस विस्तृत भूआकृति विभाग का एक भाग है? लूनी बेसिन किसका है? तो किसका है? पश्चिमी मरुस्थल का। ये LDC 2018 में आया है। गोंडवाना प्रदेश का यह है भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? लूनी बेसिन। ठीक है, या जवाई बेसिन भी कहा जाता है गोंडवाना प्रदेश को। और राजस्थान में लूनी जवाई बेसिन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो गोंडवाना प्रदेश। ठीक है, इसके बाद सुमेलित करना है इसमें शुष्क रेतीले मैदान। रेतीला मैदान में क्या होगा? शुष्क रेतीला मैदान बाप बोल्डर से होते हैं, जो अभी मैंने पहले पढ़ाया था। लूनी बेसिन, लूनी बेसिन में क्या है? लूनी बेसिन में होगा आपका पचपदरा, यानी कि खारे पानी की झील है लूनी बेसिन में। शेखावाटी, शेखावाटी में अपन के हो जाएगी डेगाना भाकरी, जो ये शेखावाटी चूरू शेखर झुंझुनू में है। ठीक है, इसके बाद घग्गर नाली, घग्गर नदी का मैदान। नाली यानी कि घग्गर नदी का जो मैदानी क्षेत्र है उसमें उसके बहाव क्षेत्र को ही नाली कहते हैं अपन। ठीक है, और यहाँ पर नाली नस्ल की भेड़ भी पाई जाती है दोस्तों। कहाँ पे? गंगानगर हनुमानगढ़ में। जैसा कि आप इसकी व्याख्या देख लीजिए, घग्गर नदी के पार्ट को राजस्थान में नाली कहा जाता है। लूनी बेसिन क्षेत्र पाली, सिरोही, जोधपुर, जालौर और नागौर के दक्षिणी भागों तक विस्तृत है। इस क्षेत्र में पचपदरा और सनबरला, कपराना, खारे पानी का क्षेत्र है। शुष्क रेतीला मरुस्थल का बालका स्तूप, मुक्त प्रदेश, बाप जोधपुर और पोखरण जैसलमेर प्रमुख रन हैं। ठीक है, ये रन का नाम है। रन होते हैं जहाँ पे पानी भरा होता है और जो गड्ढा होता है दो टीलों के बीच में, दो बरखानों के बीच में जो गड्ढा होता है और बरसात के टाइम में वहाँ पे पानी भर जाता है, उसे अपन रन कहते हैं दोस्तों। ठीक है, और शेखावाटी क्षेत्र के अंदर चूरू सीकर झुंझुनू और नागौर का उत्तरी भाग आता है, जहाँ पर डेगाना भागरी जो खदानें हैं। ठीक है, किसकी? डेगाना टंगस्टन की जो खदान है
ठीक है, टंगस्टन की खदान है डेगाना भाकरी में, याद रखना है दोस्तों आपको। राजस्थान के किस अंचल को बांगड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है? तो बांगड़ शेखावाटी अंचल को कहा जाता है। एक तो दोस्तों बागड़ और एक बांगड़, बांगड़ है ना ये, ठीक है, तो ये तो है शेखावाटी, और बागड़ है जो वो डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला क्षेत्र है। तो बागड़ राजस्थान के दो भू क्षेत्रों का वाचक रहा है, जैसे बागड़ प्रदेश के बांसवाड़ा डूंगरपुर और प्रतापगढ़ को कहा जाता है, ठीक है, और बांगड़ प्रदेश में आपके चूरू सीकर झुंझुनू आते हैं दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्र जिले में से कौन सा युग्म सुमेलित है पूछ रहा है। बांगर बूंदी में है क्या? तो बूंदी में बांगर नहीं है, गलत है, ठीक है। सुमेलित पूछ रहा है, तो ये बांगड़ दे रखा है, जो बांसवाड़ा है ये सुमेलित है, ठीक है। गिरवा उदयपुर में है, डूंगरपुर में नहीं है, ठीक है। बाकी का आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, राजस्थान के बांगड़ प्रदेश के जिलों में कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो चूरू सीकर झुंझुनू है, इसमें राजसमंद सम्मिलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, यानी कि ये गलत है, ठीक है। मतलब ऑप्शन के हिसाब से सही है, लेकिन बांगड़ प्रदेश में नहीं आता है दोस्तों। इसके बाद राजस्थान में विश्व के प्राचीनतम पर्वत पाए जाने वाले गोंडवाना लैंड के भाग, उसका उनका नाम क्या है? उसका नाम है अरावली पर्वत माला, ठीक है दोस्तों। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 29 पे, ठीक है। तो इसमें देख सकते हैं आप यहाँ पे जो स्ट्रक्चर दे रखा है प्रागैतिहासिक काल या कार्बोनिफेरम युग का, ठीक है। एक तो है अंगारा लैंड, ठीक है, और एक इसका अंगारा लैंड में से एक टैथिस सागर, यानी कि टैथिस सागर है, उससे जो दो अंगारा लैंड और एक, यानी कि ये टूट गया था, जो टैथिस सागर है दो भागों में विभक्त हो गया, एक तो अंगारा लैंड में और एक गोंडवाना लैंड में। अंगारा लैंड में राजस्थान में अवशेष नहीं है, लेकिन गोंडवाना लैंड के अरावली पर्वतीय प्रदेश और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, जिसे हम हाड़ौती का पठार भी कहते हैं, वो इसके अवशेष हैं। बाकी के टैथिस सागर का कौन सा है? मरुस्थलीय प्रदेश और पूर्वी मैदानी प्रदेश, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, टैथिस सागर के कौन से है? मरुस्थलीय प्रदेश और पूर्वी मैदानी, और गोंडवाना लैंड के अरावली पर्वतीय प्रदेश और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, ठीक है। चार ही भाग है, भौतिक प्रदेश है, और चारों कौन कौन से में ये अपन को देख लेते हैं। अंगारा लैंड का कोई भी भाग राजस्थान में नहीं है दोस्तों। इसके बाद देख लेते हैं अरावली पर्वतमालाओं की सुदूर दक्षिणी जड़ जहां से प्रारंभ होती है, वह स्थान कौन सा है? तो वो कौन सा है? अरब सागर से प्रारंभ होती है अरावली पर्वतमाला, ठीक है, जिसे हम मिनिकॉय द्वीप में जो लक्षद्वीप है वहां से इसकी स्टार्टिंग होती है। अब एक क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आता है, सबसे ज़्यादा आप देख सकते हैं आरपीएससी एलडीसी 2012 में आया था, आरएस प्री 1999 में, रीट 2022 में, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2022 में, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, ठीक है और दोस्तों, ये फिर भी क्वेश्चन ये रिपीट होगा, ऐसा नहीं है कि अब आएगा नहीं दोस्तों, ठीक है। तो इसलिए क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा दोस्तों। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देख लेते हैं हम। यहाँ पे क्वेश्चन है, जिस दिशा में अरावली श्रेणी की ऊंचाई बढ़ती जाती है वह दिशा कौन सी है? तो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, ठीक है, यानी कि जिधर खत्म हो रही है उधर तो घटेगी, और जिधर जहां से स्टार्ट हो रही है उधर की तरफ बढ़ेगी दोस्तों, आपको इतना ही याद रख लेना है। अरावली पर्वत का विस्तार है, विस्तार कहाँ पे है? गुजरात से के पालनपुर से दिल्ली तक, ठीक है। अपने इसका जो विस्तार है कहाँ तक है? गुजरात के पालनपुर से दिल्ली तक अरावली पर्वतमाला का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप देख लेते हैं, अरावली पर्वतमाला दक्षिण पश्चिम में राजस्थान के किस जिले से प्रारंभ होकर उत्तर पूर्व जाती है? तो किस जिले से प्रारंभ होती है? ये सिरोही से प्रारंभ होती है, ठीक है। और खत्म राजस्थान में कहाँ होती है? खेतड़ी झुंझुनू में, ठीक है। और वैसे टोटल पूरी खत्म कहाँ होती है? पूरी खत्म होती है कहाँ पे? दिल्ली रायसीना हिल्स में, जहाँ पे राष्ट्रपति भवन बना हुआ है, ठीक है। राजस्थान में खेड़ ब्रह्म से खेतड़ी तक अरावली पर्वतमाला की लंबाई कितनी है? तो 550 किलोमीटर है इसकी लंबाई, और टोटल लंबाई कितनी है इसकी? 692 किलोमीटर है, ठीक है। और ये कहाँ कहाँ फैला हुआ है? तो ये 13 जिले में फैली हुई है अरावली पर्वतमाला, जिनमें उदयपुर, राजसमंद, सिरोही, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, सीकर, पाली, चित्तौड़गढ़, अलवर, आमेर, अजमेर और झुंझुनू, जयपुर और प्रतापगढ़ नवीन, ठीक है, यहाँ पे ये फैली हुई है इन 13 जिलों में, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ है टोटल लंबाई इसकी 692 और राजस्थान में लंबाई 550 किलोमीटर है, ठीक है। और विश्व की सबसे प्राचीनतम बलित पर्वतमाला है।
राजस्थान के अरावली प्रदेश में राज्य के कुल कितने जिले शामिल किए गए हैं? तो कितने? 13 जिले शामिल किए गए। ऑप्शन नंबर 1 सही है। राजस्थान के निम्न जिलों में से कौन से एक जिले को अरावली का विस्तार नहीं है? तो आप ऑप्शन के हिसाब से तुरंत पहचान जाएंगे, क्योंकि ये पूर्वी मैदानी प्रदेश का भाग है अलवर, जो कि किसका? अरावली पर्वत पहाड़ी का नहीं है। कौन सा? अलवर। अरावली पर्वत श्रेणी का विकास किस काल में हुआ था? तो प्रीकैम्ब्रियन काल में हुआ था अरावली पर्वत का। ठीक है, तो ये आपको मैं पहले बता चुका हूँ व्याख्या, और आप इसको वीडियो को पॉज करके पढ़ भी सकते हैं। वर्तमान में अरावली पर्वतमाला पर्वत विद्यमान है क्या है? अपशिष्ट पर्वतों के क्षेत्र के रूप में विद्यमान है वर्तमान में। ठीक है दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 30 नंबर पेज पे। इसमें है अरावली पर्वतमाला, अरावली पर्वतमाला निर्माण प्रक्रिया के आधार पर बलित पर्वतमाला, समय अनुसार प्राचीनतम पर्वतमाला है, वर्तमान में यह अपशिष्ट के रूप में है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अपन पढ़ लेते हैं। विश्व की प्राचीनतम बलित पर्वतमाला निम्न में से कौन सी है? तो अरावली पर्वतमाला है। ठीक है, इसके बाद अरावली पर्वत प्रकार के हैं, किस प्रकार के हैं? अपशिष्ट के। बिल्कुल। राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल सबसे अधिक ऊंचा है? तो कौन सा है? अरावली पर्वत प्रदेश। ठीक है, अभी पहले तो पहाड़ी था, अभी तो अपशिष्ट के रूप में बचे हैं बस। ठीक है, अरावली पर्वतीय पर्वतमाला राज्य के कुल भूभाग है, कितना है अरावली पर्वतमाला? तो मैंने आपको बताया था 9.1%। ठीक है, लगभग 10% के बराबर भी। अब किसी ऑप्शन में 10% दिया हो तो अपन 10% भी मान लेंगे, लेकिन 9.1% नहीं दिया तब मानेंगे उसको दोस्तों। ठीक है, इसके बाद अरावली श्रृंखला में नागपाड़ कहाँ स्थित है? नागपाड़ कहाँ पे स्थित है? अजमेर के पश्चिम में। ठीक है, इसके बाद अरावली पर्वत के संबंध में गलत तथ्य की पहचान करनी है अपन को। यहाँ पे कौन सा गलत है? तो यहाँ पे गलत दे रखा 2nd नंबर का। पहला दे रखा है ये विश्व की प्राचीनतम पर्वतों में से एक है, बिल्कुल ये तो सही है। इसके बाद इसकी लंबाई है वो 820 किलोमीटर, ये गलत दे रखा है, क्योंकि 692 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, 820 नहीं है। इसका अधिकांश विस्तार राजस्थान में, बिल्कुल सही है। इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, ये भी सही है दोस्तों। राजस्थान का प्रमुख जल विभाजक है, ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, हर बार रिपीट होता है दोस्तों। प्रमुख जल विभाजक क्या है? अरावली की पहाड़ियाँ। ठीक है, और आगे देख लेते हैं कौन सी पर्वत श्रेणी राजस्थान राज्य को पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान में विभाजित करती है? तो कौन सी करती है? अरावली की श्रेणियाँ। राजस्थान में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व तक जलवायु विभाजक के रूप में कार्य कौन करती है? वही अरावली। ठीक है, जल विभाजक का जहाँ भी क्वेश्चन आए अपन राजस्थान के संबंध में, तो बिल्कुल आपको अरावली करना है। ठीक है, यही है जो जल विभाजक का कार्य करती है, जिसे हम महान जल विभाजक रेखा भी कह सकते हैं। ठीक है, राजस्थान के उस भौतिक स्वरूप का नाम क्या है जो थार के रेगिस्तान को चंबल की घाटी से अलग करता है? ठीक है, तो यही अरावली पर्वतमाला ही अलग करती है। सुमेलित नहीं है, निम्न में से सुमेलित नहीं है तो मृत नदी कहाँ पे है? घग्गर में। घग्गर को ही मृत नदी कहते हैं, बिल्कुल सही है। बोराट का पठार, बोराट पठार है, बिल्कुल सही है। नागपानी अरावली दर्रा है, ये गलत है दोस्तों। नागपानी जो दक्षिण अरावली का दर्रा है, ये एक चोटी है, दर्रा नहीं है। ठीक है, जिसकी ऊंचाई 867 किलोमीटर है। इसके बाद अरावली श्रेणी के दक्षिण भाग में पर्वतीय चोटी है, कौन सी है? डोरा पर्वत। ठीक है, इसके बाद अपन नेक्स्ट पेज यहाँ पे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे देख लेते हैं, अरावली पर्वतमाला के कौन से भाग में सर्वाधिक अंतराल विद्यमान है? तो किस भाग में? उत्तर मध्यवर्ती भाग में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन व्याख्या आप दोस्तों वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं यहाँ की। ठीक है, वैसे मैंने सारी व्याख्याएं कराई हैं, फिर भी इसकी भी करा देता हूँ दोस्तों। जैसा कि अरावली पर्वत श्रृंखला का अधिकांश भाग उदयपुर जिले में स्थित है। ठीक है, सर्वाधिक विस्तृत कहाँ पे? अरावली पर्वतमाला उदयपुर में। और सर्वाधिक अंतराल मध्यवर्ती भाग में है, ये डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले में फैली हुई है। सिरोही सबसे ऊंची व पाली जिलों में इसका आकार ऊंचाई लिए हुए है। ठीक है, सिरोही में जो सबसे गुरु शिखर है, सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, और भीलवाड़ा व अजमेर जिलों में इसकी आकृति नुकीलापन लिए हुए है दोस्तों। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अरावली मरुस्थल के पूर्वी भाग को
रोकता है, अरावली मरुस्थल के पूर्वी भाग को रोकता है। बिल्कुल ये तो सही है। इसमें इसमें पूछा क्या है, निम्न कथनों पर विचार करना है, कौन सा सही है और कौन सा गलत है। सही कथन का चयन करना है, ये यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है, सही कथन का चयन करना है। तो सही कथन पहला तो सही है, बिल्कुल ये मरुस्थल के विस्तार को रोकता ही है, ठीक है। इसके बाद दूसरा, अरावली क्षेत्र खनिजों में समृद्ध है, बिल्कुल ये सही है। और इसके बाद क्या है तीसरा, राजस्थान में वर्षा का वितरण प्रारूप अरावली से प्रभावित नहीं है, बिल्कुल ये प्रभावित है, ये गलत दे रखा है इसमें, ठीक है। तो ये, और ऑप्शन नंबर चौथा, राजस्थान की अनेक नदियों का उद्गम स्थल अरावली से है, बिल्कुल ये सही बात है। तो ऑप्शन नंबर 1, 2 और 4 इसमें सही होंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर दूसरा सही है, ठीक है। आप देख सकते हैं इसकी व्याख्या, अरावली पर्वत राजस्थान के जीवनदायिनी सरिताओं तथा यथा जैसे कि बनास, बेडच, लूनी, खारी, कोठारी, सुकड़ी, साबरमती आदि नदियां इससे निकलती हैं, ठीक है। इसके बाद दक्षिण पश्चिम मानसून की दिशा के अनुकूल फैले होने के कारण जलभरी हवाएं इसके समांतर प्रवाहित होकर हिमालय एवं बेरोटोक चली जाती है, यानी कि बेरोकटोक सीधी चली जाती हैं, ठीक है। तो प्रभावित है इससे, अतः मानसून वर्षा नहीं होती है, किसके कारण, अरावली के कारण, तो प्रभावित तो है इससे, ठीक है। और इसमें धात्विक खनिज पाए जाते हैं, सर्वाधिक धारबाड़ क्रम की चट्टानें यहाँ पे पाई जाती हैं, ठीक है। और आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अरावली पर्वतीय विश्व की प्राचीनतम पर्वतों में से एक है, बिल्कुल सही बात है। अरावली पर्वत राजस्थान के 2 प्राकृतिक भागों में विभाजित है, ठीक है। तो इसमें अपन को देखना है कि दोनों सही हैं, दोनों गलत हैं, कारण और जो व्याख्या दे रखी है वो सही है कि नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसमें सही है, यानी कि ए और आर दोनों है तो सही, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। इसके बाद अपन देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अरावली के पूर्वी ढालों पर पश्चिमी ढालों की अपेक्षा वनस्पति अधिक सघन एवं ऊंचाई लिए विद्यमान है दोस्तों। इसके कारण क्या है, दे रखा है यहाँ पे, अरावली के पूर्वी ढाल अधिक मानसूनी वर्षा प्राप्त करते हैं तथा पश्चिमी ढालों की अपेक्षा तीक्ष्ण ढाल युक्त व उच्चतर होते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर दूसरा सही है, ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की पूर्ण व्याख्या भी करता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा भौतिक प्रदेश राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है। तो अरावली की पहाड़ियाँ राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है, क्यों, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा जीवाश्म जो खनिज हैं जो सबसे ज़्यादा इसी में पाए जाते हैं दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अपन यहाँ पे देख लेते हैं। आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अरावली पर्वत श्रेणी निकटतम वर्ती में मरुस्थल के प्रसार को सीमित करती है। तो और कारण क्या है इसका, अरावली पर्वत श्रेणी संपूर्ण राज्य में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर अब अविच्छिन्न फैली हुई है। तो इसका ऑप्शन ए होगा सही, यानी कि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही एक व्याख्या करता है। तो दोस्तों बहुत मेहनत करी है हमने वीडियो बनाने में, आप वीडियो को अधिक से अधिक ज़्यादा शेयर करें और दोस्तों को अपने को बताएं, जिससे कि हमें भी वीडियो बनाने में मन लगे दोस्तों, और आगे भी इसकी जो रेगुलर क्लास से चलती रहेंगी। अगर कोई नया है यूट्यूब पे तो आप अपना चैनल सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि उसे वीडियो का पता चल सके कि वीडियो डल चुकी है दोस्तों।